नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का हिस्सा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तरंग गति। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेक्शन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं हमारे कंपटीशन में, खासकर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में यहाँ से सवाल जरूर पुटअप किए जाते हैं, यानी कि वेव मोशन, तरंग गति। आइए इसका प्रारंभ करते हैं। काफी मजेदार चैप्टर है ये, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर कर आप इसे सीख सकते हैं। इसे मैंने दो भागों में बनाया हुआ है, तरंग गति भाग 1 और तरंग गति भाग 2। ये आपके न्यूमेरिकल की सुविधा के लिए किया गया है, ताकि आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस पहले भाग में हम कुछ खास तरीके के न्यूमेरिकल लगाएंगे और दूसरे में कुछ खास, इसमें थ्योरी भी होगी आपकी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वेव मोशन होता क्या है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि एक राजा को लड़का पैदा हुआ दिल्ली में, पुराने समय की बात मैं बोल रहा हूँ, अकबर के जमाने की, दिल्ली में, और उनकी रानी रहती थी राजस्थान में। ठीक है, अब यहाँ राजस्थान से उनको सूचना दिल्ली तक देनी थी। कैसे उस समय के जमाने में ये सूचना तुरंत पहुंच जाती थी? तो इसके लिए नगाड़ा व्यवस्था हुआ करती थी। मित्रों, उसको थोड़ा समझिएगा। ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझ कर लिया है ताकि आप इस पूरी कहानी को समझ सके कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब वहां पर ड्रम से स्ट्राइक किया जाता था और एक गुप्त कोड बना लिया गया था, 1 घंटा या 1 ड्रम बीट मतलब बॉय यानी कि लड़का हुआ, और 2 ड्रम बीट का मतलब गर्ल यानी कि लड़की हुई। तो होता क्या था, ये नगाड़े वाले 10-10 किलोमीटर पर लाटेड हैं, ऐसे करते हुए दिल्ली तक मान लीजिए 200 नगाड़े, मतलब जो भी हो किलोमीटर में, मान लो अगर 400 किलोमीटर होगा तो 40 नगाड़े लग गए। ठीक है, और हर नगाड़ा वाला, जब रानी को बच्चा पैदा हुआ, मान लिया लड़का, एक बीट मारा, ये आवाज 10 किलोमीटर तक जाएगी। दूसरा नगाड़े वाले ने पीटा, उसने की, इस एक बीट को अगले ने सुना। इस तरीके से ये न्यूज राजा तक विथ इन सम मिनट पहुंच जाती थी। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है तरंग गति को समझने का। हम किसी भी इस माध्यम में जब कोई डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, डिस्टरबेंस यानी कि विक्षोभ पैदा करते हैं, तो वहां पर जो गति उत्पन्न होती है वह तरंग गति कहलाती है। किसी भी माध्यम में, जैसे कोई शांत जल था, यहाँ कोई तरंग नहीं है, पर अगर आप इसमें लाकर एक ढेला गिरा दें तो इसके सराउंडिंग में आप देख सकते हैं इस टाइप के शेप्स बन जाते हैं जो तरंग गति दर्शा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो किसी भी माध्यम में अगर डिस्टरबेंस पैदा कर दे, शांत कमरे में आकर कोई चिल्ला दे, बोल दे, पूरे कमरे में उसकी आवाज गूंज जाती है, तो ये डिस्टरबेंस पैदा करना है। तो यानी कि किसी भी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? हमारा तरंग गति कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर इन तरंग गति की को जो कैटेगरी है उसे हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। वेव मोशन को हम दो तरीकों में बांट सकते हैं। वो दो क्या क्या है कि तरंग गति कैसी है? एक तो ऐसी तरंगे जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे, यांत्रिक कहेंगे, और दूसरा अयांत्रिक भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको नाम कुछ और देंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक तरंग और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, हमारे पास दो तरीके की तरंगे होती हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ वेव्स। फर्स्ट वन इज यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव। और दूसरा जो हमारा है विद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां पर चीजों को समझने के लिए बहुत ध्यान से समझते चलिए मित्रों, क्या क्या हमें और समझना है यांत्रिक तरंगों में। यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय में क्या मेजर डिफरेंस है, तो पहले ये मेजर डिफरेंस समझ लें। इस वाले में माध्यम की आवश्यकता है, संचरण के लिए माध्यम चाहिए, संचरण के लिए माध्यम चाहिए। ठीक है, और वहां पर ध्यान दीजिएगा, संचरण के लिए माध्यम नहीं चाहिए, संचरण के लिए माध्यम नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव बनते हैं क्वेश्चन। कैसे बनेंगे अभी बताया जाएगा, नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन्हें चलने के लिए हेल्प चाहिए। जैसे कोई बुढ़ा हो तो उसको बैसाखी चाहिए, बैसाखी लेकर वो चल रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, संचरण के लिए से माध्यम चाहिए, ठोस द्रव्य गैस कुछ देंगे तभी ये चलेगा, अन्यथा ये नहीं चलेगा। इसी आधार पर इसे दो अलग अलग, इसके चलने के तरीकों के आधार पर इसे दो अलग अलग कैटेगरी में बांटी गई है। अब यहां पर देखिए एक सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। वो क्या बनता है कि सर जब हम तरंग गति करते हैं तो
कौन सी चीज चलती है एक सिरे से दूसरे। मान लीजिए यहाँ पर हमने तरंग उत्पन्न किया तो ये चलना हुआ, इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, क्या माध्यम के कण भी चलते हैं, ऐसे 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 मोशन करते हैं आगे की तरफ, या केवल तरंग चलती है, या ऊर्जा चलती है। तो इसका जवाब पहले जान लें। हमारा जो कण है, कोई भी कण है, किसी माध्यम में बहुत सारे कण होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स अपनी जगह से कहीं जाने वाले नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये पार्टिकल्स तरंग के उत्पन्न होने पर केवल दो तरीके का मोशन करते हैं, या तो आगे पीछे, मतलब इस तरीके से वाइब्रेट, जिसको हम कंपन करना कहते हैं, या तो इस तरीके से, मतलब ऊपर नीचे, या तो दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, इस तरीके से, जैसे कोई स्प्रिंग की गति, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऊपर नीचे, जैसे जल में उठने वाली तरंगे, ठीक है। तो सेम ये ऊपर नीचे, कण अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे या दाएं बाएं मोशन करते हैं, यही होता है। और बाकी यहां से वहां तक क्या होता है, तो कहेंगे ऊर्जा का संचरण होता है। तो केवल ऊर्जा है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। कण अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दाएं बाएं या ऊपर नीचे मोशन करते हैं, जगह अपनी नहीं छोड़ते। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है, कई बार आया हुआ है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। संचरण के लिए हमने बोला माध्यम चाहिए, और उसके आधार पर मोशन भी मैंने समझा दिया, ऐसे ऐसे कण का या तो ऐसे ऐसे। इसी आधार पर हम इसको दो कैटेगरी में फिर बांट सकते हैं। कौन कौन से दो कैटेगरी बढ़ जाएंगे मित्रों, एक तो अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, जितनी थ्योरी बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। अब इनको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो ये दो तरीके की तरंगे हो गई, एक हो गई आपकी अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी क्या हो गई आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। अब इसमें क्या खासियत होती है, हमारा मान लें इस तरीके से तरंग जा रही है, यानी कि वेव जा रही है, तो उसके माध्यम के जो कण होते हैं वो अप एंड डाउन मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, ठीक है। अब यहां पर मैं बहुत लंबा डिस्कशन नहीं कर सकता थ्योरेटिकल, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ाने तो बैठा नहीं। हमें यहाँ पर फैक्ट टू फैक्ट समझना है भाई। ये ऊपर नीचे होने के नाते यहाँ पर जो शेप बनता है इस तरीके से बनने लगता है, ठीक है। यानी कि इस उठे हुए भाग को हम श्रृंग यानी कि क्रस्ट, और इस दबे हुए भाग को गर्त यानी कि ट्रफ, श्रृंग क्रस्ट एंड ट्रफ का नाम देते हैं, ठीक है। तो श्रृंग और गर्त यहां बनता है, जिसके द्वारा यहां संचरण होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं तरंगों के लंबवत दिशा में कण का कंपन होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन होता है, ठीक है। तब वह तरंगे क्या कहलाएंगी, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाएंगी। ये श्रृंग और गर्द की सहायता से चलती हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि अनुप्रस्थ तरंगे कहां पाई जाती हैं। ऑप्शन दिया रहता है ठोस में, ऑप्शन बी दिया रहता है द्रव में, ऑप्शन सी दिया रहता है गैस में, और ऑप्शन डी रहता है ठोस तथा द्रवों के ऊपरी तल पर। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये ठोस में जरूर मिलेगा और द्रव के ऊपरी तल पर, ऊपरी तल पर अगर अंदर होगा तो कंफर्म है वो अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ठीक है। अब यहां पर इसका एग्जाम्पल अगर पूछे जाए इनके, तो तालाब में जो आप पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, तालाब में फेंका गया जो पत्थर है वो इस तरीके की चीजें उत्पन्न करता है। एक वायलिन का जो तार है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, वायलिन में जो आपके तार लगा हुआ है, ठीक है, इस तार को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो ये तार ऐसे ऐसे कंपन करता है। तो तार की गति वायलिन हुआ या फिर आपका गिटार हुआ, उसमें जो तार की गति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। लेकिन इससे निकलने वाली जो ध्वनि तरंगे हैं, फिर से सुनिएगा, जो आवाज आपको मधुर मधुर सुनाई देती है, तार की गति कैसी है, अनुप्रस्थ। और जो आवाज हमारे कानों तक आती है वो क्या है, आपकी ध्वनि उत्पन्न करती है। वो ध्वनि कैसा तरंग है, तो जवाब है सर अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें अनुप्रस्थ के बारे में पता होनी चाहिए कि अनुप्रस्थ तरंगों में जो बहाव या चाल होती है वो श्रृंग और गर्त के नाते होती है। इसके अलावा
ये ठोस एवं द्रव्य, ठोस में पाई जाती हैं और द्रव्य के ऊपरी तल पर पाई जाती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसका एग्जाम्पल है तालाब है। और गिटार में दोनों बातें ध्यान दें, जल्दबाजी में कोई उत्तर ना टिक कर दें। उसके जो तार होते हैं वो अनुप्रस्थ के हिसाब से चलते हैं, और जबकि उससे निकलने वाली आवाजें क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। चलिए अब अनुदैर्घ्य पर आते हैं। एक एग्जाम्पल तो आप पा ही गए हैं, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, हमारे पास अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है, हमारा जिस दिशा में तरंग चलता है उसी दिशा में हमारे जो कण है वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे पीछे इस तरीके का वाइब्रेशन होता है। अब इसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, तो जवाब है सर संपीड़न और विरलन के द्वारा। यहाँ पर अगर मोशन होता है तो संपीड़न और विरलन, जब तरंग जहां पर मौजूद होगी वहां संकुचन आ जाएगा, जिसको हम लोग संपीड़न कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, फैलाव आ जाता है। जब वहां पर तरंग आगे बढ़ जाती तो वहां पर फैलाव, जहां पहुंचेगी वहां दबाव, तो जहां तरंग होगी वहां पर संपीड़न पैदा हो जाता है, कॉम्प्रेशन पैदा हो जाता है, और जहां पर नहीं होती वहां पर विरलन यानी कि उनके बीच में गैप पैदा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर कोई पूछे गति किस तरीके से हो रही है, तो संपीड़न और विरलन की सहायता से। इन्हें कोई परहेज नहीं है, ये किसी भी माध्यम में हो सकते हैं, इनको कोई दर्द नहीं है, ठीक है। ये किसी भी माध्यम में मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी भी माध्यम में मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल तो आपने ले ही लिया, कौन सा, ध्वनि तरंगे, सही है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, स्प्रिंग है। स्प्रिंग को आपने क्या किया, दबाया। अब जब दबाएंगे तो स्प्रिंग ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा। तो स्प्रिंग का जो मोशन होता है वो भी क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे। कई बार हमसे ऐसे आवाज आ जाएगा ध्वनि तरंग, सॉरी क्वेश्चन आ जाएगा ध्वनि तरंगे होती हैं, ऑप्शन ए दे देगा, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ दे देगा, ठीक है। वायलिन के तार किस तरीके के तरंगों का उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंगों का, अनुदैर्घ्य तरंगों का, या विद्युत चुंबकीय तरंग का, या लास्ट में आपको उठाकर दे देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने वाला हूं, उसको थोड़ा सा गौर करिएगा। ये क्वेश्चन रेगुलरली हर एग्जाम में आया हुआ, ऑब्जेक्टिव के नाम पर हर जगह पूछा है, एसएससी, यूपीपी, पीसीएस, पॉलिटेक्निक। वो क्या, हमारे जो ध्वनि की गति है वो अलग अलग माध्यमों में अलग होती है। ध्वनि की जो गति होती है यानी कि स्पीड होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक है। माध्यम के हिसाब से, माध्यम के आधार पर अलग अलग होती है, माध्यम के आधार पर अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। माध्यम बदलेंगे स्पीड बदलेगी, ठीक है, ये होता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो वेलोसिटी सबसे कम जो मिलती है वो हमें मिलती है गैस में, उससे ज्यादा मिलती है द्रव में, उससे ज्यादा मिलती है हमें ठोस में। यानी कि सबसे कम गैस में, सेकंड पोजीशन लिक्विड की है, और सबसे अच्छी पोजीशन सॉलिड की है, ठीक है। इस फीलिंग को थोड़ा समझिएगा। अगर हम कोई डंडा लेकर हवा में भाजें तो हवा में क्या आएगी, शक की ध्वनि आएगी, शक शक ऐसे आवाज आएगा। अगर हम डंडा लेकर किसी लकड़ी के गुटके पर मारे तो ठक की ध्वनि आएगी, और किसी लकड़ी के डंडे को लेकर हम स्टील के या किसी लोहे के टुकड़े पर मारे तो टन टन की आवाज आएगी, जो क्लियरिफाई करता है कि सबसे तेज मोशन किस में चल रहा है, स्टील में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि तरंग की गति सबसे अधिक किसमें पाई जाती है। ऑप्शन दिया रहेगा आपका जल, ऑप्शन बी दिया रहेगा लकड़ी, ऑप्शन सी दिया रहेगा स्टील, ठीक है। तो ये आप बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। अगर आप ये हटाकर लिक्विड ही कर लें, यहां पर पानी कर लें, तो आप जानते हैं पानी में कैसी आवाज आती है, ठक के बजाय क्या हो जाएगा, छप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छप। तो ये हो गया आपका गैस, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया सॉलिड, ठीक है। तीनों के एग्जाम्पल आपके सामने पुटअप कर दिए गए।
तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, आसानी से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। अब स्पीड में अंतर भी आप समझ लीजिएगा, यहाँ 330 मीटर पर सेकंड यहाँ होता है, यहाँ लगभग 1400 के आसपास होता है, वहां पर जो आपका होता है 5100 मीटर पर सेकंड के लगभग आसपास स्पीड होती है। तो आप देख सकते हैं कितना मेजर अंतर है। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक चीज और समझ लें, इस एग्जांपल से एक चीज और समझ में आ गया कि सर गैस के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैस के कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जबकि जैसे जैसे हम द्रव्य या सॉलिड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठोस की तरफ, उनके कण पास पास आ जाते हैं। तो कणों का प्रभाव ये होता है कि पास पास कण होने से ऊर्जा का संचरण तेजी से होता है। हमारे पास ऐसा समझिएगा, मैं यहां हूं, एक लेवर यहां से 10 मीटर पर खड़ा है, दूसरा फिर उससे 10 मीटर, तो यहां से लेकर 10 मीटर तक कोई चीज ले जाऊंगा, फिर उसको थमाऊंगा, अगले को 10 मीटर ले जाएगा। पर अगर मेरे बगल में एक ही मीटर पर एक आदमी होता, मैं उसको थमाता हूं, अगले को थमाता 1 मीटर पर, तो बहुत तेजी से ट्रांसफर होता है। केस को समझिएगा बाय डायग्राम। अगर यहाँ पर ऐसे पास पास लोग खड़े हों तो ये खटाखट एक दूसरे को चीजें थमाते जाएंगे, लेकिन अगर लोग दूर दूर खड़े हों तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां तक चलकर जाओगे तब तो थमाओगे, फिर चलकर जाओगे फिर थमाओगे। तो स्पीड यानी कि संचरण की सबसे तेज स्पीड कहां होगी, जहां कण पास पास होते हैं। ठोस में ऐसा गुण है, इसलिए ऐसा है। यानी कि माध्यम में कणों की संख्या बढ़ने पर तरंग गति हमारी बढ़ जाती है। अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, मैं डायग्राम से इसको समझाता हूं। वहां पर सवाल दिया है कि एक आदमी है, वो यहाँ इस सिरे पर खड़ा है और वो कुछ बोले तो उसका जो आवाज निकलेगा, और बीच में पानी है यानी कि नदी है, उस पार एक आदमी खड़ा है, वो इसको सुन रहा है। तो कहानी ये है कि उसे क्या लगेगा, आवाज उसे कैसे सुनाई देगी, तेज हो जाएगी, स्पीड घट जाएगी, इस नदी के रहने के नाते क्या होगा। तो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि सर इससे क्या होगा, नदी रहने से क्या होगा, लेकिन ध्यान दीजिए नदी से लगातार क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण। ये 24 घंटे चलते हैं मित्रों, और ऐसा होने से वहां पर वाष्प की संख्या यानी कि वाष्प के कणों की संख्या क्या होगी, हवा में बढ़ जाएगी। इतने दूर में नमी या फील होगा आप नदी के किनारे जाइए तो नम, तो वो वाष्पीकरण के नाते, इन कणों के बढ़ने के नाते यहाँ पर तरंग की गति जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि नदी के किनारे एक आदमी कुछ बोल रहा है, दूसरा उस छोर पर खड़ा है, तो उसको स्पीड कैसी मिलेगी। तो जवाब है उसकी स्पीड यानी कि तरंग की गति जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ये भी समझ में आ गया होगा, अगर ताप बढ़ने लगे, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पानी को किसी तरीके से गर्म कर सकूं तो वाष्पीकरण हमारा जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा, और जब इंक्रीज होगा तो कण बढ़ जाएंगे। इसीलिए ताप बढ़ाने पर हमारा जो वाष्पिक कणों की संख्या है वो इंक्रीज कर जाती है, और जिसके नाते वेग भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पर अच्छा सवाल एक बनता है, वो समझाने के लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं। क्या देखा गया, एनालिसिस किया गया कि 1 डिग्री ताप के बढ़ाने पर, ध्यान दीजिएगा क्या मैंने कॉन्सेप्ट बोला, 1 डिग्री ताप अगर आप बढ़ा दें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप ताप बढ़ा दें तो वेग कितना बढ़ जाता है, 0.6 मीटर पर सेकेंड वेग में इंक्रीमेंट हो जाती है। ठीक है, सामान्यतः देखिए बुक में बहुत ज्यादा न टेंशन लीजिएगा, निर्वात या वायु में, ठीक है, वायु में अगर कोई आंकड़ा ना दे, वायु में हवा का ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग कुछ बुकों में 320 मीटर पर सेकंड दिया है, या कुछ बुकों में 330 मीटर पर सेकंड दिया है। तो उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अगर सवाल में आंकड़ा दे दे तो ठीक, नहीं तो 320 330 यूज करिए, ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर पा जाएंगे आप 2 मिनट में। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचेंगे सर जी क्वेश्चन क्या आप यहाँ पर पुटअप बनेगा इससे, तो बहुत सारे अच्छे सवाल बनते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम ये लेकर चल रहे हैं, अगर बुक कहीं 330 लगाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग 300, अब जो दे देगा वो आपको मानकर चलना है, 320 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तब 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग क्या होगा, स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ ध्वनि, ध्वनि का मतलब हो गया हमारा क्या कहते हैं उसको, साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इज 320 मीटर पर सेकंड, तब 80 डिग्री पर वेग
क्या होगा। कितना आसान काम है मित्रों, देखिए कितना आसानी से हम निकाल लेंगे। कहेंगे सर हल में आइए, सिंपल जवाब है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने से 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ता है, यानी कि हर 1 डिग्री डालेंगे 0.6 0.6 0.6 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम कितना डिग्री डाल रहे हैं 80, 0.6 को 80 बार जोड़िए, चाहे 0.6 में क्या कर दीजिए 80 का गुणा, तो इतना इंक्रीमेंट होने वाला है। 8 छक 48, एक जीरो लगाया दशमलव, तो जवाब है 48 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, इतना क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा। तो उत्तर देना है, पहले से कितना था, पहले में क्या कर देना आपको 48 जोड़ देना है। तो पहले 320 था, अब 48 और जोड़ दीजिए, तो जवाब आ जाएगा 8 4 2 6 और 3 368 मीटर पर सेकंड। आसान है। अब चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन और हमने जोड़ दिया, बढ़िया सा लिखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का ताप, ध्वनि का वेग, ठीक है, यही जो लिखा है वही लिख लिया, 320 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। किस ताप पर वेग 1.5 गुना हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, किस ताप पर वेग आपका 1.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। कॉमन सेंस पर सवाल लगना है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अब देखिए यहां पर आप लॉजिक बना सकते हैं क्या, इधर आइए जरा, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ाऊं, उसको पकड़िए थोड़ा। इधर देखिए, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप मान लेते हैं चाल कितनी है v, तो t डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होगी, तो कहेंगे v प्लस आप जितना बढ़े यानी कि t डिग्री में कितने का गुणा कर दीजिए 0.6, t डिग्री पर ऐसे लिख देते हैं, t डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग बराबर, ठीक है। तो कहेंगे सर v तो रहेगा ही, और जितना ताप बढ़ाया उसमें 0.6 का गुणा कर दीजिए, अपने आप खट से आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या पूछा है, t डिग्री पर वेग, ठीक है। तो t डिग्री पर वेग अपने सवाल के हिसाब से, प्रारंभिक वेग 0 डिग्री पर, ठीक है, कितना है 320 है, 0.6 है इंटू टी, वही निकालना है कितना टेम्परेचर है। अब हमें वेग कितना चाहिए पहले ये ध्यान दीजिए, तो कह रहा सर पहले का 1.5 गुना, तो पहला कितना था 320 का 1.5 गुना, ये चाहिए मुझे। तो इधर हो जाएगा 320 इंटू 2 1 3, 3 बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर 320 धन 0.6 इंटू टी, 2 से काटेंगे 160 आ जाएगा, 16 तियां 48, ठीक है। 48 480, 480 में से 320 घटाएंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 160, सही है, बराबर 0.6 इंटू टी, तो इट इम्प्लाइज टी बराबर 160 बाई 0.6। इसको काट दीजिए, ऊपर चला गया, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 से 2 अट्ठे 16 0 0, और इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 0, 3 छक 18, 3 छक 18, 266.66 डिग्री सेंटीग्रेड निकल कर आ गया है, ठीक है। तो काम देखिए बेहद आसान है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिया और आपका काम इजीली बन गया। इसी तरीके से घनत्व से भी हमारे इस फॉर्मूले का बहुत ही प्यारा सा संबंध है। वो किस तरीके का संबंध है उसको भी देख लीजिएगा। हमारा जो वेग होता है वो घनत्व पर कैसे डिपेंड करता है, तो घनत्व पर जो हमारा वेग होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट डी के। फिर से देख लीजिएगा, घनत्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उस पर भी घनत्व पर हमें अंडर रूट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमारा वेग जो है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये हटाने पर हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, v बराबर अंडर रूट गामा बाई डी, और यहाँ पर v बराबर हम लिख सकते हैं e बाई डी। ई जहां एनर्जी दर्शा रहा है वहीं गामा आप जानते हैं गैस का प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी दर्शा रहा है, ठीक है, इलास्टिसिटी दर्शा रहा है किसकी, गैस की, जिस भी माध्यम में आप हैं, ठीक है। तो एकदम से सूत्र केवल यहाँ रट लेना आपको और कुछ करना नहीं है, सब कुछ आपको पका पकाया देगा और कुछ सवाल पूछ बैठेगा। जैसे क्वेश्चन की बात करूं तो इधर जरा पढ़िए, गामा एच अनुपाते गामा एच ई बराबर 2 अनुपाते 3 है, और फिर हमने लिखा गामा एच, गामा नहीं डी एच मतलब डेंसिटी अनुपाते डी एच ई हमारा मान लिया हमने यहाँ पर 12 अनुपाते 1 मिनट
9:16 है, ठीक है। तब वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अनुपात वेलोसिटी ऑफ हीलियम क्या होगा। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में बना दिया। क्या बोला कि हाइड्रोजन और हीलियम की प्रत्यास्था गुणांकों का अनुपात 2:3 है, जबकि उनके घनत्वों का अनुपात 9:16 है। तब ये बताइए कि आपका वेगों का अनुपात कितना होगा हाइड्रोजन और हीलियम के। तो देखिए कितना आसान काम है, हल में आइए। सबसे पहले जो पूछा है वहीं लगा लीजिए, VH अपॉन VHE। क्या फार्मूला लिखेंगे, देखिएगा ऊपर से यही फार्मूला है हमारा, अंडर रूट लगाइए गामा H, H का मतलब हाइड्रोजन से केवल संकेत है वो, और नीचे आ जाइए, यहां पर क्या लिखेंगे गामा HE, नीचे क्या लिखेंगे DHE। अब यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करने चलते हैं तो ये नीचे वाली चीज क्या होगी, पलटी मारकर ऊपर आएगी, तो ऊपर पलटी मरवा दिया, ठीक है। अब ये बोलिए जरा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी यहाँ आ जाएगा अंडर रूट गामा H अपॉन गामा HE इंटू DHE अपॉन DH। और अभी और इसमें सुधार कर सकते हैं, कहे क्या सुधार कर सकते हैं, कहे सर जी 1/DH/DHE लिख सकते हैं। अब बताइए गामा H बाई गामा HE का मान कितना है, तो कहेंगे सर जी 2/3, ठीक है। इंटू लगाए 1/DH अपॉन DE कितना है 9/16, अंडर रूट लगा हुआ है हमारा, तो यहाँ पर अंडर रूट के बाद 2/3 गुणे 16 बटा क्या हो जाएगा 9, चलेगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो 16 का अंडर रूट 4, 4√2, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, तो 3√3। आंसर हो गया सर 4√2 अपॉन 3√3, ये रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे आपको बताता चल रहा हूं, उस पर न्यूमेरिकल भी होता चल रहा है, ताकि आपको कहीं से भी ये टॉपिक भारी ना लगे, हम निपटा ले जाएं। क्योंकि ये तरंग गति बहुत बड़ा चैप्टर है मित्रों, और न्यूमेरिकल भी इस पर बहुत सारे हैं जो आते हैं हमारे कंपटीशन में, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको हम लोग निकालते चल रहे हैं। चलिए अब थोड़ी सी थ्योरी और ले लिया जाए। हमने यांत्रिक तरंगे पढ़ी, लेकिन अभी विद्युत चुंबकीय तरंगों पर हमारी डिस्कशन नहीं हुआ, तो आ जाइए जरा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थोड़ा सा याद भर कर लेना आपको, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। संचरण के लिए क्या बोला मैंने, माध्यम नहीं चाहिए, केवल इनका आपको एग्जाम्पल याद करना है। संचरण के लिए माध्यम नहीं चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, संचरण के लिए माध्यम इन्हें नहीं चाहिए, ये पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। अब दूसरा का इंपॉर्टेंट चीज ये कि सर इसके एग्जाम्पल क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दीर्घ तरंगे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक, सॉरी लॉन्ग वेव। उसके बाद आपका क्या है, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। ये सब बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक्सरे, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है इसका, आदि, ठीक है। आपको केवल बस ये याद कर लेना उनका कितना क्या होता है, ये कोई बहुत जरूरी चीजें नहीं है, क्योंकि हमें एक ऑप्शन क्या देता है इस तरीके से कि निम्न में विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी है, तो अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, दीर्घ तरंग, उसी में डी लिख देगा, ध्वनि तरंग। तो वहां पर आप ध्यान देंगे कि ये सारी चीज हमारी एग्जाम्पल है, उसमें के आधार पर आप उस ऑप्शन पर टिक कर लेंगे, ठीक है। आवृत्ति पर अभी हम पढ़ाई आगे करेंगे, उस पर हम न्यूमेरिकल भी बहुत सारे लगाएंगे द्वितीय भाग में। अभी आवृत्ति बस ये जान लीजिए कि आवृत्ति के आधार पर, बस इतना ही बोलूंगा, एक थ्योरी है, आवृत्ति के आधार पर भी ध्वनि तरंगों का विभाजन हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे दोस्तों, क्योंकि वहां पर हमसे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बारी बारी से, पहला है हमारा श्रव्य तरंगे, ठीक है, ऑडिबल वेव। ये तरंगे हम सुन सकते हैं, जो मानव सुन सकता है उसी को हम लोगों ने क्या बोला, श्रव्य तरंग बोला। इसकी रेंज पाई गई कितना से कितना, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। इस बीच की ध्वनि को एक मानव आराम से सुन सकता है, ऐसी तरंगों को क्या कहा गया, श्रव्य तरंगे कहा गया, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास आता है
अपश्रव्य, ठीक है, अपश्रव्य तरंगे, ठीक है, ये हमको सुनाई नहीं देती हैं थोड़ा सा, ठीक है। इन्हें अंग्रेजी में हम लोग इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनकी रेंज 20 से कम होती है, 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम, इसीलिए हम इसको सुन नहीं पाते। कौन सुन सकता है? कुत्ता सुन सकता है इस तरीके की ध्वनि जो 20 से भी कम हो। कभी कभी आप देखोगे आपका कुत्ता बैठे बैठे चौंक जाता है, आपको लगता है कोई बात नहीं हुई, और वो बहुत दूर की ध्वनि कहीं से सुन लेता है, एनालिसिस कर लेता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से कम। अब ये कब उत्पन्न होती है इसको समझ लीजिएगा। पृथ्वी में भूकंप के समय अंदर से कुछ तरंगे निकलती हैं जिनका नाम हम अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ एल और हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरंगे होती हैं। तो यहाँ से हमें जो तरंगे अंदर से निकलती है उसका नाम भी आप मत याद रखिए, क्योंकि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं भूकंप के समय पृथ्वी के गर्भ में चलने वाली तरंगे क्या है? हमारी अपश्रव्य तरंगे, ठीक है। तो भूकंपीय तरंगे। तीसरा, पराश्रव्य, क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। ये कौन सी तरंगे हैं? तो जवाब असल अल्ट्रासोनिक वेव वो तरंगे हैं जो हम नहीं सुन सकते, इस नाते उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है। अच्छा एक मिनट, आवृत्ति का अंग्रेजी फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो 20,000 हर्ट्ज से ये अधिक होता है, इस नाते हम लोग इसको सुन नहीं पाते, ठीक है। अब ये उत्पादित कहां से किया जा सकता है? ये सब ऑब्जेक्टिव आता है। तो जवाब है सर गाल्टन की सीटी, ठीक है, उसे बजाएंगे तो ऐसी ध्वनि हमारी निकलती है। क्वार्टर्स क्रिस्टल्स को रगड़कर, क्वार्टर्स क्रिस्टल को रगड़कर, रगड़ने से ये ध्वनि उत्पन्न होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारा, और कैसे उत्पादित हो सकता है? तो जवाब है सर चमगादड़, इसका उपयोग करते हैं, चमगादड़ उपयोग करते हैं, मतलब वो इसको उत्पादित कर सकते हैं, वो इसी के सहारे चलते हैं, ठीक है। तो चमगादड़ इसका उपयोग करते हैं, गाल्टन की सीटी से निकाला जा सकता है, क्वार्टर्स क्रिस्टलों को आपस में रगड़ने से भी यह ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी के सर इसका यूज क्या है? तो इसका यूज बहुत सारी चीजों में है मित्रों। इसको हम लोग ब्रेन हैमरेज जानने में, यानी कि मस्तिष्क में, या कैंसर की ट्रीटमेंट में, इन सब में हम अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हेडिंग बन जाती है, ठीक है। चलिए अगला हमारा है प्रतिध्वनि, इको। अंग्रेजी डिफिनेशन बहुत ही छोटी सी है, कहता है रिफ्लेक्टेड वेव इज कॉल्ड इको, या रिफ्लेक्टेड वेव ऑडिबल इज कॉल्ड इको। मतलब अगर कोई लौट कर आने वाली तरंग है और वो आपको सुनाई देती है तो वो उसे हम लोग इको या प्रतिध्वनि का नाम देते हैं। यहाँ पर आपने कुछ बोला, पहाड़ में गए, मान ले सामने पहाड़ है, आपने बोला तो आपकी आवाज एक बार यहाँ से गई और एक बार आपको सुनाई भी देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपने यहाँ से बोला, ठीक है, तो बोलने पर आपकी आवाज जो है वो पहाड़ तक गई, लड़ी, लड़ कर क्या की, वापस आई, तो आपको आवाज पुनः सुनाई देने लगी, ठीक है। यह ध्वनि जो है हमारी क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। यह ध्वनि हमारी क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। अब यहाँ पर सूत्र क्या होगा? तो इससे आसान नहीं मिलेगा, आप इसे डी बोलिए, इसे भी क्या बोलिए? डी। जितना आप जा रहे हैं उतने आप आ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर जी कुल दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल का मतलब ध्वनि की चाल से है, ध्वनि की चाल गुणे समय। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे सर? दूरी हो गया, डी और डी मिलकर वाकई में ये 2D हो गया। और हमें जब तक सुनाई दिया उसकी टाइमिंग निकाल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप सी लिखना चाहें सी लिख लें, वी लिखना चाहें वी लिख लें, समय के लिए टी लिख लें। तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2D बाई टी, अब सॉरी 2D बाई वी। अब इस पर बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं।
आप कहेंगे सर जी कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो पहला बिल्कुल सस्ता सा सवाल लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि 0.6 सेकंड बाद सुनता है। यदि ध्वनि की चाल चाल 320 मीटर पर सेकंड हो तो बाधा उससे कितनी दूर है, बाधा उससे कितनी दूर है। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे छोटे मोटे इस पर बन जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है कहानी हमारी पूरी, कि हमारे पास आदमी कुछ बोल रहा है। ठीक है, बोला उसने, अच्छी बात है, और बोलने के बाद क्या हुआ, उसको आवाज गई, लड़ी, और लड़कर क्या की, वापस आई। ये सारे घटनाक्रम 0.6 सेकंड में हुआ। तो मान लेते हैं गई दी, आई डी, स्पीड कितनी v, स्पीड कितनी v, जाते समय भी आते समय भी। तो कुल दूरी, यही तो समझाया मैंने नॉर्मली, कुल दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो कुल दूरी मतलब डी डी मिलकर क्या हुआ 2d। बहुत लोग डी निकाल बैठेंगे, ध्यान दीजिएगा, सुनने तक की बात है। तो सुनाई कब देगा, जब जाएगा और जाकर क्या करेगा, वापस आएगा तब। तो यहाँ पर v कितना दिया हुआ हमारा 320 मीटर पर सेकंड, 320 मीटर पर सेकंड। तो हम इस्तेमाल करेंगे 320 गुणे समय मतलब 0.6, तो 2 से काटने पर 160 आ गया। d बराबर हो जाएगा 0 छछा के 36, 6 का में 6 3 9। ठीक है, ये हो गया, एक अंक पर दशमलव लगा दिया, 96। आगे क्या लिख देंगे, मीटर। यानी कि वो बाधा हमसे 96 मीटर की दूरी पर बैठी हुई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, चलो अगला सवाल केवल सुनिए ध्यान से, उसके बाद उसका मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर हम लोग सवाल लगाएंगे। दो आदमी हैं, पहाड़ी के दोनों सिरों पर हैं, ऐसे पहाड़ है, एक इधर है एक इधर है। इस पॉइंट का नाम सी दे दें, इसका ए और बी दोनों समान दूरी पर हैं। इसने बंदूक निकालकर फायर किया और इधर वाले को 2 आवाज सुनाई दिया, इधर वाले को 2 आवाज सुनाई दी। ठीक है, उसमें 1 सेकंड का अंतर था, दोनों आवाजों में कितने देर का अंतर था, 1 सेकंड का अंतर था। वहां पर हम पूछ बैठेंगे इस पहाड़ के सिर से पहले व्यक्ति की या इस पहाड़ के सिर से दूसरे व्यक्ति की दूरी क्या है। डायग्रामेटिकली अप्रोच देखिए जरा, क्या है हमारे पास, एक पहाड़ है, ठीक है, इसमें AC बराबर BC दिया हुआ है। इन दोनों व्यक्तियों के बीच की ये डायरेक्ट दूरी 600 मीटर दिया है। स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल जो दिया है वो 300 कर लेते हैं, थोड़ा हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 300 मीटर पर सेकंड, वहां कुछ ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, और B को 1 सेकंड के अंतराल में दो ध्वनि सुनाई दी, तब क्वेश्चन ये है AC या BC जो भी कह लीजिए उनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा ही एक और जोरदार लल्लन टॉप सवाल हम लोग लास्ट लगाएंगे, एकदम से दिमाग को हिला कर रख देगा मित्रों। इसीलिए मैंने कहा था कि ध्वनि तरंग गति जो है वो 2 टॉपिक में जाती है। एक ये हुआ, सेकंड वाले में हम केवल और केवल एक फॉर्मूला लेंगे जो आप खूब जानते हैं, लैम्डा बराबर v इंटू n, यानी कि तरंग दैर्घ्य बराबर चाल गुणे आवृत्ति। ठीक है, तो उस पर केवल सवाल लगाने हैं हमको इसके बाद। तो पहले इसको समझ लिया जाए। अब ये सवाल है, देखिएगा यहां पर किसी ने फ्री फायर वाला काम किया, इसने क्या किया, एक बंदूक दागा। ठीक है, अब एक आवाज तो यहां से जाएगी और एक आवाज ऐसे जाएगी, देखिएगा जरा ऐसे पहुंचेगी। तो अगर ये दूरी d मान लें, ये d मान लें, और ये तो हमको दिया ही है, तो A से B तक जाने में लगा समय, A से B तक डायरेक्ट जाने में लगा समय, डायरेक्ट जाने में लगा समय क्या होगा। अगर कोई पूछेगा तो जवाब सिंपल है,
सर ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट, ये देखिए 600 है, तो आप जानते देखिएगा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, अब हम समय पूछ रहे हैं तो कह दीजिए सर समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा क्या, चाल। यहाँ चाल का मतलब साउंड से है, हम चलकर नहीं जा रहे हैं, आवाज चलकर जा रही है। तो बोलिए जरा, समय यानी कि T1 बराबर हो जाएगा 600 और नीचे कितना लगा दे चाल यानी कि 300, काटने पर कितना आ जाएगा 2 सेकंड। दूसरा रास्ता हमारा क्या है, ए से जाएगा सी और तब सी से बी। ठीक है, तक जाने में लगा समय। अब पूछेंगे हम कि सर यहाँ समय कितना लगेगा, तो जवाब होगा T2 बराबर कितना दूर जाएंगे डी, पर यहाँ भी स्पीड आपकी वही होगी, यानी कि ध्वनि की चाल से ही आप चल रहे होंगे 300 मीटर पर सेकंड से ही, यहाँ भी 300 मीटर पर सेकंड ही आपका होगा, है ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं होगा। तो T2 बराबर मैंने क्या बोला, बोलिए समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। चलिए दूरी कितनी D नहीं मालूम और चाल कितनी 300, दूसरे वाले में D चाल कितनी 300, ये भी वही तो है सेम, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2D बाई 300। अब इसको काट दीजिए 150। अब T1 और T2 में संबंध सुन लीजिए, ये लंबा रास्ता है तो टाइम ज्यादा ही लगा होगा, तो T2 T1 से एक बड़ा है। लैंग्वेज जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन क्या कहा, T2 जो है वो T1 से एक बड़ा, यानी कि T1 में एक जोड़ दें तो T2 का मान हमको मिल जाएगा। तो यहाँ बोलिए हमारे पास क्या है, तो जवाब हुआ D बाई 150 और यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यही तो है 2 सेकंड, तो 2 1 3, क्रॉस गुणा 3 का गुणा होगा 150 में, तो 450 मीटर निकल कर हमारा आ जाएगा। कितना है, यहाँ से जो पहाड़ी है AC या BC की लेंथ जो है वो 450 मीटर के बराबर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आए। ठीक है, चलिए जरा अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वो भी कुछ ऐसा लेकिन और भी धमाका है उस सवाल में। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो जवाब है सर हमारे पास एक ट्रेन है। ठीक है, चलिए ये ट्रेन है और इस ट्रेन से एक पहाड़ है जो कितना दूर है 0.9 मीटर है। ठीक है, अब ये ट्रेन चल रही है, ऐसा नहीं खड़ी है। ठीक है, ये चल रही है 5 सेकंड तक चली। कितना देर चली, 5 सेकंड तक चली। इधर से भी देखिए 5 सेकंड चली, मैंने लिखा डायग्राम। और उधर क्या हुआ, उसे क्या पता चला कि उस पहाड़ से लौट कर उसकी आवाज, यहां से जो आवाज दिया था वो लौट कर उस तक आ गई, उधर 5 सेकंड में उसको सुनाई दिया। ठीक है, अब ध्वनि की चाल आप लेना चाहें यहां पर ले लीजिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो भी आपको पसंद हो। हमने कर दिया सर 330 मीटर पर सेकंड। अब हम जानना चाहते हैं कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ठीक है, अब देखिए ये सवाल पढ़ते ही आधे लोग का दिमाग खाएंगे, फिर से सुनिएगा। एक पहाड़ से एक ट्रेन से एक पहाड़ी या सुरंग का रास्ता ही कह सकते हैं, 0.9 किलोमीटर था, सॉरी मीटर नहीं किलोमीटर था, और उसने सीटी बजाया। यहां पर क्या किया, उसने सीटी बजाया। ठीक है, साउंड किया सीटी की, और फिर इस सीटी की आवाज, ये चलता भी रहा, खड़ा तो था नहीं, चल रहा था, चलता चला गया, और उसे 5 सेकंड बाद अपनी वही आवाज पुनः प्यारी प्यारी सुनाई दी। क्वेश्चन ये है, ट्रेन की स्पीड क्या होगी। लाजवाब क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपका जो हल में आते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज ये पूछना होगा हमें कि सर जी कुल मिला जुला कर, ठीक है, कुल मिला जुला कर ट्रेन कितना दूर चली। तो ट्रेन द्वारा चली दूरी, जरा सुनिएगा, ट्रेन द्वारा चली दूरी अगर हम पूछ लें तो कहेंगे सर जी ट्रेन की चाल, ठीक है, गुणे लिया गया समय, समय कितना है 5 सेकंड, इसको यही विराम दे दिया। ठीक है, अब एक और भी तरीका है मुझे ट्रेन द्वारा चली गई दूरी निकालने की। फिर से देखिएगा, इक्वेशन 1 है ट्रेन द्वारा चली दूरी, जरा ध्यान से देखिए अपना डायग्राम। अभी मैं उसमें पहले जो चीज पूछ रहा हूं उतना बताइएगा, कलर्ड कर रहा हूं मैं, ठीक है, उतना बताइएगा। ये जो आपकी डिस्टेंस है, ये यहां से जो ट्रेन चली यहां तक गई, ये तो 0.9 किलोमीटर ही होगा, बोले सही है। तो ये हो गया सर जी 0.9 किलोमीटर, सही। अभी गलत है क्योंकि मैं इतना ही दूरी कहूंगा, ट्रेन कितना दूर चली, इतना ही है ना। तो 0.9 में से अगर हम क्या करें, इधर वाला घटा दें,
क्या करें, इधर वाला घटा दें तो अपना काम बन जाएगा, पता चल जाएगा ट्रेन कितना दूर चली। ठीक है, तो इधर वाला घटाने के लिए क्या करें, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, बोलिए। उधर है 0.9 किलोमीटर, सीधा सीधा दिख रहा है सर, इधर से मुड़ा कुछ दूर और आया, हमसे आकर मुलाकात कर लिया, तो हम कहे सर जी ये तो बड़ी समस्या हो गई, अब बताइए क्या किया जाए। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, मैंने कहा सर जी इसको भी हटा दीजिए, आप ट्रेन द्वारा चली दूरी मत लिखिए, आप लिखिए तरंग द्वारा चली दूरी। फिर से सुनिएगा, क्या लिखिए, तरंग द्वारा चली दूरी। ठीक है, कितनी हो गई, तो जवाब होगा सर तरंग यहां से यहां तक गया, यहां से लौटा, यानी कि कितना। ठीक है, क्या इतना निकालना पड़ेगा, तो 0.9 किलोमीटर चला। ठीक है, और इस पूरे में से 0.9 में से ट्रेन वाला निकाल दें, तो 0.9 में से माइनस कर दे ट्रेन वाली दूरी। ठीक है, ट्रेन वाली दूरी माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा तरंग द्वारा चली गई दूरी कितनी है। सही है, फिर से देखिएगा, ये पूरा लेंगे, फिर इतना मुड़ा, इतने चाहिए हमको, ये वाला पोर्शन चाहिए, तो इसके लिए हम इस पूरे 0.9 में से ट्रेन द्वारा चली गई ये दूरी क्या करें, निकाल दें, ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है तरंग द्वारा चली दूरी। लेकिन फिर तरंग के लिए हम एक बात और यूज कर सकते हैं, तरंग की चाल गुणे समय। तो अब यहां पर आ जाएगा 0.9 किलोमीटर, जो कि मीटर में बदलोगे तो 900, और 900 आ जाएगा मीटर में, तो 9 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा, 1800। ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, v ट्रेन इंटू 5, और बराबर लगाए तरंग द्वारा चली गई दूरी, तो 330 गुणे कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो v ट्रेन इंटू 5 बराबर, ये हो गया 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी कि 1650 मेरे हिसाब से आएगा। ठीक है, 1650 अगर घटेगा आपका 1800 में से, तो -250 आ जाएगा। सही है, -150 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 3 15 किलोमीटर, या मीटर में चेंज कर लिया था तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे तरंग द्वारा चली दूरी, तो क्या सर जी तरंग की स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 330 गुणे 5 हो गया। अब इतना दूर तरंग चला है, ये कैसे निकाल सकते हैं, क्या सर जी मुझबानी भी दिख रहा है कि 0.9 और इस वाली दूरी को, इतने को फाइंड कैसे कर सकते हैं, पूरे में से, इस पूरे में से ट्रेन वाली दूरी निकाल दीजिए, मिल जाएगा। बस दोनों को बराबर कर दें, यानी कि तरंग द्वारा चली गई दूरी दो तरीके से निकाल लें। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा और आज का सेक्शन आप बहुत पसंद करेंगे। देखिए, कमेंट में कंजूसी ना करें, अगर मजा आता हो तो जरूर कमेंट्स करें, और हो सके तो जरूर जरूर शेयर करें, क्योंकि ये लगातार वीडियो जो बन रहे हैं आपके लिए बन रहे हैं, और आपको भी थोड़ा सी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए इसे शेयर तो एटलीस्ट करना चाहिए अगर मजा आता है तो। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। इसके भाग 2 के साथ जल्द ही मुलाकात होगी, जिसमें हम स्पेशली तरंग दैर्ध्य पर आधारित सवाल लगाना शेष रह गया वो लगाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।